हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी एक्सपर्ट्स क्लासेस पर एक कदम सफलता की ओर। जो पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और जो नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको जो नए वीडियोज़ आएंगे हमारे वो आपको पहले नोटिफिकेशन के थ्रू आपके मोबाइल पर सबसे पहले आने को मिले। ठीक है, तो आज के इस भाग में हम आपको जो प्रीवियस आरआरबी एनटीपीसीज के जो सीरीज़ हैं उसको तो हमने कवर करा ही रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं इसमें आज हम 22 और 23 जनवरी का जो क्वेश्चन पूछा गया है उन क्वेश्चन का एक संकलन लेकर के आए हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और हाँ, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज, टेलीग्राम, इंस्टा मोजो से स्टडी एक्सपर्ट्स क्लासेस के नाम से सर्च करके जुड़ सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके का एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहा है। तो वीडियो ध्यान से देखें और मेरे साथ साथ जैसे मैं पढ़ाते जा रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो दिमाग में वो चीज़ रिसाइड करते हुए आगे बढ़ें। पहला क्वेश्चन जो आया था वो ये था कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, ध्यान रखेंगे। प्राणी की हर कोशिका, जैसे कि लाल रक्त कणों के अलावा की बात कर रहे हैं, को जीवित रहने के लिए, ठीक है, प्राणी के हर एक कोशिका को जीवित रहने के लिए और कार्य करने के लिए ऊर्जा पावर हाउस से मिलती है। इन पावर हाउस को माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन जलाकर ऊर्जा को उत्पन्न करता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। बॉडी में जो आपके कोशिका होती है उसको एनर्जी कैसे मिलता है। सौभाग्य योजना किसके लिए है, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपको, ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में, कि जो सौभाग्य योजना है वो किसके लिए है। तो हर घर में बिजली के लिए यह योजना लाई गई है। तो सौभाग्य योजना बिजली से संबंधित है घरों में। सरकार सौभाग्य के तहत खुद गरीब परिवार के घर पर आकर बिजली कनेक्शन देने की पहल कर रही है। ठीक है, जिस बिजली कनेक्शन के लिए गरीब लोगों को मुखिया और सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, अब उन्हें आसानी से बिजली कनेक्शन मिलेगा इस योजना के तहत। ठीक है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि देश के हर गांव में, हर शहर में, घर घर में बिजली पहुंच सके। अब एक क्वेश्चन आया था कि CSIR का पूर्ण रूप क्या है। तो वैज्ञानिक और औद्योगिकी अनुसंधान परिषद, यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है, CSIR इसका फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन था भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था। तो ये क्वेश्चन कई पुराने भी पेपर में पूछा गया है, तो ध्यान रखेंगे, आगे भी पूछा जा सकता है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था। तो जो परम शिवाय लिखा हुआ है ये नाम, ये जो था पहला कंप्यूटर था, यानी परम के नाम से मेनली जानते हैं इसको, ठीक है, जो कि भारत का पहला कंप्यूटर था। अहमदनगर की कौन सी रानी अकबर के साथ लड़ी थी। तो अहमदनगर की जो रानी थी वो थी चांद बेबी। चांद बेबी बोला जाता था, बीबी भी बोलते थे। तो चांद बीबी जी थे जो थी अहमदनगर की रानी, वो अकबर के साथ में लड़ी थी। एक और क्वेश्चन आया था कि अक्टूबर 2019 तक भारतीय संविधान में कितने लेख थे। तो 2019 तक 395 टोटल लेख थे संविधान के अंतर्गत। 2019 में किस देश में आतंकी हमला हुआ था, ये क्वेश्चन आया था। तो भारत में हुआ था। जम्मू और कश्मीर भारत में हुए हमले के स्थान हैं जहाँ पर ज़्यादातर होते ही रहते हैं। ठीक है, 14 फरवरी 2019 को जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत सुरक्षा कर्मियों को ले जाने वाले CRPF के वाहनों के काफिले पर आत्मघाती हमला हुआ था, जिसमें 45 भारतीय सुरक्षा कर्मियों की जान गई थी। आपने सुना ही होगा, बहुत ही नोन और जाना माना था ये पुलवामा अटैक। ठीक है, तो ये उसी की बात हो रही है कि आतंकी हमला 2019 में सबसे पॉपुलर यही था उस टाइम पर। अगला क्वेश्चन कि चार मीनार किसने बनवाया था। तो सीधा सीधा रट्टा मार लीजिए इसको, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने चार मीनार बनवाया था। इम्पॉर्टेंट है आपके आरआरबी एनटीपीसी के हिसाब से, और एसएससी और अदर एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है आगे।
चार मीनार 1591 में शहर के अंदर प्लेग की समाप्ति की खुशी में, जब प्लेग की समाप्ति हुई, जब लोग मारे जा रहे थे, तो 1591 ईस्वी में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा यह बनवाई गई थी। यह वास्तुकला का एक नमूना है जो कि बहुत खूबसूरत, शहर की पहचान मानी जाने वाली चार मीनार 4 मीनारों से मिलकर बनी है। एक चौकोर प्रभावशाली इमारत है। इसके मेहराब में हर शाम रोशनी की जाती है, जो एक अविस्मरणीय दृश्य माना जाता है। ठीक है। 1857 की क्रांति के पश्चात मुगल बादशाह को कहाँ पर कैद करके रखा गया था? तो रंगून में, जो कि म्यांमार के अंतर्गत आता है। 1857 की क्रांति के बाद मुगल बादशाह को रंगून में कैद करके रखा गया था। बतौर कैदी उन्हें कलम तक नहीं दी गई थी, लेकिन सूफी संत की उपाधि वाले बादशाह जफर ने जली हुई तिल्लियों से दीवार पर गज़लें लिखी। बर्मा में अंग्रेजों की कैद में ही 7 नवंबर 1862 को सुबह बहादुर शाह जफर की मौत हो गई। उन्हें उसी दिन जेल के पास ही स्वेडागोन पैगोडा के नज़दीक दफना दिया गया। ठीक है, कहाँ दफना दिया गया? स्वेडागोन पैगोडा के नज़दीक। गयासुद्दीन तुगलक का कार्यकाल कब से कब तक था? ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके अभी आरआरबी एनटीपीसी में। तो 1320 से 1325 ईस्वी तक। तो इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। 1320 ईस्वी से लेकर 1325 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन इन्होंने किया, उसने अपने शासनकाल में तुगलकाबाद नगर की स्थापना की। वह एक शक्तिशाली व महत्वाकांक्षी शासक था। उसने दक्षिण में भी अपना नियंत्रण स्थापित किया था। दक्षिण भारत के सैन्य अभियानों का नेतृत्व उसके पुत्र जूना खान ने किया था। एक क्वेश्चन आया था कि भारत का पहला बांध कौन सा है? ठीक है, तो भारत का पहला कंप्यूटर पूछ दिया गया, भारत का पहला बांध कौन सा पूछ दिया गया। तो पहला जो भी होगा भारत का, आप एक बार रट्टा मार लेंगे तो हो सकता है उसमें से 2-4 क्वेश्चन फंस जाए। तो राधा नगरी बांध जो है भारत का पहला बांध माना जाता है। अब देखिए यहाँ पर फिर से भारत का पहला पूछ दिया, तो भारत का पहला फ्लोटिंग स्कूल कहाँ है? फ्लोटिंग मतलब जो स्कूल तैर रहा होगा पानी में, तो मणिपुर में जो लोकतक झील है उस पर बना है भारत का पहला फ्लोटिंग स्कूल। NaCl को क्या कहते हैं? तो सोडियम क्लोराइड। ठीक है, Na मतलब सोडियम, Cl मतलब क्लोराइड। ठीक है, सिंपल सा है, सोडियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ की राजधानी। छत्तीसगढ़ की राजधानी तो वैसे रायपुर को कहते हैं, लेकिन नया जो बन के आया है वो है छत्तीसगढ़ जो रायपुर के पास में ही है, अटल नगर एक बसा है जो कि नया रायपुर के समीप है। ठीक है, अटल नगर नाम रखा गया है अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद में। तो छत्तीसगढ़ की जो नई राजधानी है वो है अटल नगर, याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। चार मीनार किसके द्वारा? अभी एक क्वेश्चन बताया था मैंने, सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा बनवाया गया था। कथकली कहाँ की नृत्य है? तो भाई नृत्य कौन कौन सी कहाँ कहाँ की होती है? कठपुतली नृत्य, दुनियादारी नृत्य, जो भी नृत्य हैं सब आप याद कर लो, उसमें से एक पूछा जा सकता है। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ कथकली का बात है तो फिर कथकली केरल का नृत्य है। गुप्त काल में भुक्ति किसके लिए प्रयोग किया जाता था? तो जो भुक्ति है वो प्रांतों या सूबा के लिए प्रयोग किया जाता था। अब यहाँ पर पूछा था फिर से देखिए एक पेपर में कि घूमर नृत्य किस राज्य से संबंधित है? मैंने कहा था भी जितने भी नृत्य हैं सब याद कर लीजिएगा आप लोग। तो घूमर जो है वो राजस्थान से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है गुजरात में तेल का कुआं कौन सा है? तो अंकलेश्वर जो कि कलोल में स्थित है। ठीक है, तेल का कुआं। करुणा आसफ अली ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय तिरंगा कहाँ फहराया? तो मुंबई। ठीक है, कहाँ पर? ग्वालियर टैंक मैदान में। चांदनी चौक का टाउन हॉल वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का ऐतिहासिक गवाह है। यह 9 अगस्त को अरुणा आसफ अली के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने तिरंगा फहराया था। उस दौरान की याद में यहाँ हर वर्ष 9 अगस्त को तिरंगा फहराया जाता है। कंप्यूटर में यूज़र तथा हार्डवेयर के मध्य इंटरफेस का काम कौन करता है? तो भाई जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वही सारा काम करता है। अगर यूज़र और कंप्यूटर के बीच में अगर कोई इंटरफेस करना है तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। ठीक है, OS का। अगला है भरतनाट्यम कहाँ पर होता है? तमिलनाडु में। कथक है कहाँ का?
उत्तर प्रदेश का कथकली है, केरल का कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है, आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर, ओडिसी होता है उड़ीसा में, सतलिया है आसाम का एक नृत्य है सतलिया, और मोहिनीअट्टम होता है केरल में। तो ये आप रट लीजिए ध्यान से देख करके, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो दोस्तों लाइक करना ना भूलें, कमेंट भी करें, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो नाइस लिख सकते हैं, कुछ भी लिखिए आपको जैसा ठीक लगता है, ठीक है। आगे देखते हैं, साइमन कमीशन में कितने भारतीय थे? तो भारतीय तो एक भी नहीं थे, तभी तो विरोध हो रहा था। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय नहीं थे, ठीक है। संवैधानिक सुधारों की समीक्षा एवं रिपोर्ट तैयार करने के लिए 7 सदस्यीय साइमन कमीशन लाहौर पहुंचा। पूरे भारत में साइमन गो बैक के गगनभेदी नारे गूंज रहे थे। इसी कमीशन के सारे ही सदस्य गोरे थे, ठीक है, अंग्रेज थे सारे, एक भी भारतीय नहीं थे, इसलिए इसका विरोध हो रहा था, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण में कौन से तत्व आवश्यक होते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण जो कि दिन और रात दोनों में होता है, ठीक है, तो पौधे करते हैं, और किसका इस्तेमाल करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का मेनली यूज़ करते हैं, फिर उसमें जल और प्रकाश का भी यूज़ होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड, जल और प्रकाश इंपॉर्टेंट है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। यूपीयू फुल फॉर्म क्या है? तो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन को यूपीयू से डिनोट करते हैं, याद रख लीजिएगा, थोड़ा अलग है। यूपीयू क्या है? तो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा जा रहा है ये, ठीक है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बारे में क्या सही है? देखिए किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। तो इसका आंसर हमने डायरेक्ट बताया, आपको सब बताया यहाँ पे। संविधान में संशोधन हो सकता है जब तक संविधान के मूल ढांचे में कोई क्षति ना पहुँचे, ठीक है। संशोधन तो हो सकता है, लेकिन जो मूल जो ढांचा है हमारे संविधान का, उसको कोई क्षति नहीं पहुँचनी चाहिए। बाकी आप कर सकते हो जो संशोधन करना है। 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 13 न्यायाधीशों की पीठ ने अपने संवैधानिक रूप में संशोधन करते हुए कहा कि संविधान संशोधन के अधिकार पर एकमात्र प्रतिबंध यह है कि इसके माध्यम से संविधान के मूल ढांचे को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए, ठीक है। तो यही है कि क्या केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बारे में क्या सही है? तो यही है, संविधान में संशोधन हो सकता है बट संविधान के मूल ढांचे में कोई क्षति ना पहुंचे। सेंधा नमक का अयस्क क्या होता है? तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है, रख लीजिए। हैलाइट होता है जो इसका अयस्क है, सेंधा नमक जिसको काला नमक कहते हैं। सेंधा नमक, सेंधो नमक या फिर लाहौरी नमक या हैलाइट सोडियम क्लोराइड यानी साधारण नमक का क्रिस्टल पत्थर जैसे रूप में मिलने वाला खनिज पदार्थ है। यह अक्सर रंगहीन या सफ़ेद होता है, हालांकि कभी कभी अन्य पदार्थों की मौजूदगी से इसका रंग हल्का नीला, गाढ़ा नीला, जामुनी, गुलाबी, नारंगी, पीला या भूरा हो सकता है, ठीक है। इसके बारे में ये जानकारी थी। निर्भय मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? निर्भय मिसाइल का नाम है और इसकी मारक क्षमता पूछ दिया गया है। तो 1000 किलोमीटर से अधिक दूरी पर यह निशाना बैठाकर उसको तबाह कर सकता है, ठीक है। सभी मौसम में काम करने वाली कम लागत तथा लंबी दूरी की परंपरागत और परमाणु हथियार को ले जाने में सक्षम क्रूज मिसाइल है कौन? निर्भय। मिसाइल 6 मीटर लंबी है और इसका वजन है लगभग 1500 किलो। इसकी सीमा है 1000 किलोमीटर और उससे ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। मिनिमम रेंज है इसका कि 1000 किलोमीटर से तक तो जाती ही है ये। मिसाइल को टेक ऑफ के लिए ठोस रॉकेट बूस्टर द्वारा संचालित किया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछे गए थे आज, दोनों मिलकर के हमने कंबाइन बता दिया आपको 22 और 23 के जनवरी के दिन, ठीक है। तो हमें उम्मीद है आपको हमारा चैनल बहुत पसंद आता होगा, हमारे वीडियोस आपको अच्छे लगते होंगे। ऐसी ही वीडियोस हम और लाते रहेंगे, आप हमें मोटिवेट कीजिए। आपके व्यूज़, आपके कमेंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो कमेंट करना ना भूलें। जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे स्टडी एक्सपर्ट्स क्लासेस चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। लाइक बटन ज़रूर दबा दें, लाइक प्रेस करें अगर अच्छी लग रही है वीडियो, ठीक है। शेयर करें अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड्स से, सबसे जिसने जो भी आपके कनेक्शन में है, व्हाट्सएप के थ्रू, जिसके भी थ्रू, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, गुड लक।